तो अब से चंद मिनट पहले राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे हैं। एक बार आइए फिर से आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी संसद भवन पहुंचते हुए। ये देखिए राहुल गांधी आते हुए अंदर, कैमरे की अपार भीड़, काले कलर का जैकेट और व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा वो पहने, फेवरेट ड्रेस है उनकी, और क्लीन शेव दिखाई दे रहे हैं। शायद 2 दिन उन्होंने सुकून में बिताए होंगे क्योंकि लंबा चुनाव प्रचार किया। लेकिन फिर भी आज की रात का टेंशन उनको जो होगा, क्योंकि उनकी पहली परीक्षा थी जिसमें उन्होंने अच्छी तैयारी की थी। वैसे भी ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो राहुल शायद इससे भी सीखेंगे। और हम सीधे चलते हैं कांग्रेस बीजेपी के हेडक्वार्टर में, जहां पर मेरे साथ अरुण सिंह जी जुड़ गए हैं। अरुण सिंह जी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बीजेपी के कई सारे कामों के इंचार्ज हैं और बीजेपी में एक बेहद अहम योगदान देते हैं और गुजरात के अंदर भी काफी सक्रिय थे। अरुण सिंह जी, सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई हो कि आप जीते हैं। हार्दिक पटेल वाली बधाई नहीं, हार्दिक दिल वाली बधाई कि आप जीते हैं। और साथ ही साथ बहुत मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है, क्योंकि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले राहुल गांधी की तस्वीरें दिखाई, राहुल गांधी थोड़े बदल गए हैं, ऐसा आपको इन चुनाव के बाद महसूस हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भैया आपको कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। देखिए राहुल गांधी के तो बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या दिख रहे थे, कैसे दिख रहे थे, लेकिन यह अवश्य है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश भर में हर्षोल्लास में है। पार्टी के कार्यालय पे भी देखेंगे तो कार्यकर्ता बहुत खुश है, प्रसन्न है, चेहरे पे मुस्कान है, क्योंकि यह हम 19 राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। कुल मिलाकर के 18 राज्यों में है और 19वां राज्य। दूसरी बात, 6वीं बार हम लोग गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। इसलिए देश भर के 11 करोड़ कार्यकर्ता जो है वह प्रसन्न है, खुश है। 11 करोड़ कार्यकर्ता खुश हैं। आप इस जीत का श्रेय किसको देंगे? देखिए यह जीत जो है माननीय प्रधानमंत्री जी जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, वो गरीबों के मसीहा है, उनको जाती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो अमित भाई शाह ने जो रणनीति बनाई, परिश्रम किया, उनको जाती है। और दिन रात काम करने वाले गुजरात और हिमाचल के कार्यकर्ताओं को जाती है। और गुजरात में जो 22 साल में काम हुए विकास के मॉडल के रूप में गुजरात पूरे देश भर में जाना गया, उनको है। और जनता को भी जाती है जीत का श्रेय। आपने विकास की बात तो की, राहुल गांधी ने विकास को पागलपन से जोड़ दिया और गुजरात में उसका बड़ा निगेटिव मीनिंग माना जाता है। तो राहुल की ये अज्ञानता क्या भारतीय जनता पार्टी की जीत में मददगार साबित हुई? देखिए दीपक भाई, आप जानते हैं कि जब चुनाव प्रचार होता है, उसकी तैयारी होती है, साल भर से उसका काम शुरू हो जाता है। गांव-गांव जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, जनता को बताया। और राहुल गांधी जी क्या करते थे, उन्हीं आंकड़ों को गलत जनता के बीच में रखते थे। उदाहरण के रूप में 3 बात बताता हूं। एक जगह कहते हैं कि 50 लाख बेरोजगार होते हैं, 6 घंटे बाद कहते हैं कि 30 लाख लोग बेरोजगार होते हैं। एक जगह कहते हैं कि 14,000 स्कूल बंद हो गए, जबकि बंद एक भी नहीं हुआ, 17,000 नए स्कूल खोले। एक जगह कहते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, जबकि उनके समय में 7 थे, हमारे समय में 57। इस प्रकार के झूठे जो आंकड़े आप दोगे तो जनता तो जानती है ना कि भाई क्या बात है। तो इसलिए विकास के एजेंडा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चली। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे, प्रो गवर्नेंस का मॉडल चुनाव के लिए वो सेट माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया कि प्रो गवर्नेंस का मॉडल ही चुनाव जीतने के लिए यह लाभकारी और हितकारी सिद्ध होगा। मुझे बताइए, 2019 को कोई चुनौती मानते हैं? अब आपको लग रहा है कि 2019 तो वॉकओवर है हमारे लिए? ठीक है दीपक, मुझे लगता है कि अरुण सिंह जी से संपर्क टूट गया है। लेकिन अमृतानंद साहब जी, मैं यही आपसे भी जानना चाहता हूं कि क्या ये जो है 2019 का चुनाव, आनंदीबेन ने तो बोल दिया कि अब तो जो है 2024 के बारे में भी कांग्रेस को सोचना चाहिए, विपक्षी पार्टी को सोचना चाहिए। 19 तो हम जीत गए। देखिए, आनंदीबेन भारतीय जनता पार्टी की हैं, वो एक प्रवक्ता की तरह बात करेंगी। लेकिन गुजरात से जो नेशनल संदेश आज अघोषित रूप से प्रसारित हो रहा है, वो ये है कि चाहे
भारतीय जनता पार्टी जो बोले, एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस की स्ट्रेंथ बढ़ गई और भारतीय जनता पार्टी की वहां घट गई। बावजूद इसके कि आज प्रधानमंत्री पक्ष राष्ट्रीय तौर पे इस रिजल्ट से हतोत्साहित नहीं होगा। कांग्रेस के स्ट्रेंथ बढ़ने से ये एक आशा जागती है कि एक महागठबंधन नए स्वरूप में जरूर आएगा, क्योंकि विपक्ष की भी आज कमोबेश वही हाल है जो इंदिरा गांधी के समय में विपक्ष की थी, और यही भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ, स्वयंसेवक संघ जयप्रकाश नारायण के छतरी के नीचे फिर महागठबंधन बना था। तो कुछ इस किस्म की चीजें होंगी, लेकिन धीरे धीरे इसका खुलासा होगा। लेकिन राहुल को नेता कौन कौन मान पाएंगे? कौन मानेगा राहुल को? देखिए, अगर आज जीत जाते राहुल गांधी, फर्ज करिए, तो उनके मन में अहंकार होता और लेकिन जीते नहीं, और वो गठबंधन शायद न भी बनाते, लेकिन नहीं जीते हैं, यही शुभ संकेत है। मैं ये कह रहा हूं कि अरुण सिंह जी के पास चलते हैं। अरुण सिंह जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। अरुण सिंह जी, क्या 2019 को आप अपना वॉकओवर मानते हैं? क्योंकि आनंदीबेन पटेल ने बोल दिया है कि भाई विपक्ष तो अब 2024 की तैयारी शुरू करे। तो जो अभी सीटें हैं पूरे देश भर में, उससे अधिक सीटें आएंगी। विकास जी, पूरे दीपक भाई, मैं पूरे देश भर की बात कर रहा हूं। आज प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है, आज प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए जो काम किया है उसका पूरे देश भर में समर्थन है। और आप लोकसभा में तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सीटें प्राप्त होगी, प्रचंड बहुमत के साथ प्राप्त होंगी, आप ये दावा कर रहे हैं। लेकिन आप अभी भी 2019 के चुनाव को चुनौती की तरह लेंगे, या आप ये कहेंगे कि नहीं 2019 तो हमारा हो गया भाई? नहीं, देखिए दीपक भाई, हर चुनाव को हमको चुनौती के रूप में ही लेना चाहिए। हर चुनाव में मेहनत करना चाहिए। कार्यकर्ता कोई बैठने वाला नहीं है। वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित भाई शाह के नेतृत्व में कार्यकर्ता बैठने वाला नहीं है, क्योंकि यह खुद ही परिश्रम इतना अधिक करते हैं। तो कार्यकर्ता तो प्रेरणा मिलती है, कार्यकर्ता भी मेहनत करता है। तो हम और मेहनत करके यह सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत 2019 में मिले। प्रचंड बहुमत 2019 में मिले। आपने जिस तरह से कार्यकर्ता बढ़ाए पार्टी के अंदर, अरुण सिंह जी, मैं जानता हूं उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान था, और मेरे ख्याल से दिख रहा है कि उन कार्यकर्ताओं को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ है कि जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है भारतीय जनता पार्टी। अरुण सिंह जी, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा। आपको क्या लगता है, पिछले बार आप 115 थे, इस बार आप 103 हैं, आप कहीं थोड़े से निराश हैं कि 105, 103, 115 से 103, अभी 103 का आंकड़ा दिखा रहा है मेरा स्क्रीन, तो आपको कहीं निराशा है कि हम 115 से 116 होते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि हमारे ही सीएम यहाँ के पीएम बन चुके हैं देश के? देखिए, क्या है कि अभी पूरा आंकड़ा आने दीजिए। 103 जो दिख रहा है वो थोड़ा बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो जनता ने जितना हमको समर्थन दिया उससे हम प्रसन्न हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जनता का अभिनंदन भी करते हैं। तीसरी बात कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने इस बार जातियों को आपस में लड़ाने का काम किया, वह देश के लिए, प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। और जो भी जनता का समर्थन मिला, हम लोग उसको प्रसन्न है। कार्यकर्ता हर्षोल्लास में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको कोई दिक्कत की बात नहीं लिखती, लेकिन विपक्ष कम से कम ये कहेगा, कांग्रेस कम से कम ये कहेगी कि पिछली बार से हमारा वोट प्रतिशत बढ़ गया। 2014 के मुकाबले जहां पर हम 165 सीटें हार गए थे, 182 में से उसमें हमको इजाफा हुआ है, और साथ ही साथ कांग्रेस की टैली में भी 61 से लेकर 76 तक का इजाफा हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ये तर्क देगी, और इस तर्क का बीजेपी के पास क्या जवाब होगा? देखिए दीपक भाई, लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है। लोकसभा के चुनाव के परसेंटेज से विधानसभा का परसेंट नहीं मिलाना चाहिए। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी जो होंगे वह दोबारा मैंडेट के लिए चुनाव में जाएंगे। वह लोकसभा के समय तो पहले से भी अधिक सीटें आएंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता जो है वो मतलब गरीबों के बीच में, मध्यम वर्ग के बीच में, सबके बीच बहुत अधिक है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और अंबिकानंद साहा जी आपसे कुछ जानना चाहते हैं। जी साहब, 2 बातें पूछनी है भाई साहब, 2 बात बताइए। जी, अगर
पटेल समुदाय भाजपा के साथ मिल जाता है तो वो राष्ट्रवादी हो जाता है, और अगर कांग्रेस के तरफ झुक जाता है तो वो जातिवादी हो गया। ये बात एज राजनीतिक विश्लेषक की तरह मेरे गले नहीं उतरती है, नंबर एक। नंबर दो, देखिए इस गुजरात चुनाव में चाहे आप लोग जो कह दें, मुद्दा सिर्फ नरेंद्र मोदी थे, और ये जीत नरेंद्र मोदी जी की जीत है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। और ये भी मैं मानता हूं कि उनका लश्कर, उनकी चमक अभी बरकरार है, लेकिन वैसी नहीं है जैसी 2014 में थी। मैं आपसे इस सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन सीधे चलते हैं प्रकाश जावड़ेकर जी के पास, HRD मिनिस्टर, वो कुछ कह रहे हैं जीत पर। लेकिन ये है कांग्रेस कि जो अभी भी 80 के दशक में है कि उनको बपौदी में सत्ता मिली और वैसी ही मिलती रहेगी, ऐसा वो मानते हैं, और इसलिए ये विजय निर्णायक है। ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत के दिशा का जो सपना लोगों का है उसकी ओर जाने की प्रयास है, और ये गरीब जनता की आकांक्षाओं का विजय है। तो गरीब जनताओं की आकांक्षाओं की जीत, ये कहना है प्रकाश जावड़ेकर जी का। आपको क्या लगता है, ये GST पर आप व्यापारी प्रकोष्ठ भी संभालते थे, आप CA प्रकोष्ठ भी संभालते थे, क्या ये GST पर, क्या ये नोटबंदी पर गुजरात की जनता की भी मोहर है, जो शुरुआत में बड़ी परेशान थी GST को लेकर? देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज तो नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का चुनाव हुआ, 3/4 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई, और GST को कांग्रेस ने समर्थन दिया था। बाद में राहुल गांधी गब्बर टैक्स कहने लगे, जिसके विश्व भर में GST की प्रशंसा हो रही है। सूरत का बेल्ट देखें, जहां GST का इन्होंने सबसे अधिक मुद्दा बनाया था, भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वहां जीत हासिल हुई है। इसलिए लोगों को मालूम है कि GST के बाद बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, और यह सरकार ऐसी है, प्रधानमंत्री जी में भरोसा है कि कोई आप सुझाव देते हो तो सुझाव मानने के लिए तैयार हैं, एडामेंट नहीं है, बहुत सारे सुझाव माने और उसमें चेंजेज आए GST में। यह देश के लिए क्रांतिकारी कदम था, और सबसे बड़ा आर्थिक सुधार GST का जो था वह देश भर में लागू हुआ। हाँ, बिल्कुल ठीक। अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अभय, अरुण सिंह जी का कहना है कि ये GST और नोटबंदी पर मोहर है, और कांग्रेस का जो प्रचार था GST के बारे में दुष्प्रचार था, नोटबंदी पर जो दुष्प्रचार था या प्रचार था, वो पूरी तरह से असफल साबित हुआ है। देखिए दीपक जी, पहली बात तो हम शिरोधार्य करते हैं, जनता जो भी निर्णय ले, चाहे हिमाचल प्रदेश में हो या गुजरात में, मगर देश के प्रधानमंत्री जी को इन संकेतों को समझने की आवश्यकता है गुजरात में, क्योंकि उनका सब कुछ स्टेक पर था। और जो संकेत गुजरात की जनता ने दिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस प्रकार 60.11% वोट शेयर था लोकसभा में, वो 49 तक अगर आ गया, तो इसका संकेत साफ है कि जो अनरेस्ट सोसाइटी में है, जो बिखराव है, जो समावेशी विकास की तरफ देश को जाना चाहिए था वो नहीं गया, गुजरात को जाना चाहिए था नहीं गया। जो स्ट्रक्चरल फेल्यूर GST का है, उस पर कभी देश का व्यापारी, देश की जनता मोहर नहीं लगा सकती दीपक जी। ये हार जीत के निर्णय से तो तय नहीं हो सकता, इसीलिए तो कोर्स करेक्शन लगातार GST में कर रहे हैं। हमने यही तो कहा था कि पहले पायलट प्रोजेक्ट ले आइए, उसका आउटकम को देख लीजिए, उसके बाद देश भर में लागू कीजिए। छोटा सा 10 सेकंड में बताता हूं सुधार क्या किए। इन्होंने एक सुधार अभी किया कि 1 करोड़ रुपए के अंदर के जो व्यापारी है वो 3 महीने में अपना रिटर्न भरें, तो रिकंसिलिएशन का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी इनपुट क्रेडिट की है। अब जहां तक बात रही नोटबंदी की, तो उससे सब लोग सहमत है कि बड़ा नुकसान हुआ। ये प्रधानमंत्री जी के लिए संकेत है। हम आगाह करते रहेंगे कि देश की इकोनॉमी, देश का सोशल जो इंजीनियरिंग है, उसको ट्रैक पर लेकर आए प्रधानमंत्री जी। अगर इसको अभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ के ओन करती है कि ये बड़ी जीत है, तो ये भ्रम में रहें, इनको बधाई उसकी। लेकिन फिर भी हम दृढ़ता से उन विषयों को उठाते रहेंगे। क्या जीत इस बात को खारिज कर सकती है कि वहां पर पाटीदार समाज के साथ अन्याय हुआ? क्या इस बात को खारिज किया जा सकता है कि आदिवासियों के 9 वर्षों तक पट्टे रोक कर रखे गए? क्या किसान को खुद की सरकार का, बीजेपी सरकार की रिकमेंडेशन CACP को थी कि नहीं, आप इतने दावे कर रहे हैं,
मैं आपको जन्नत की हकीकत बताता हूँ अभय जी, मैं आपको जन्नत की हकीकत बताता हूँ। जो आपके पॉइंट है वो पूरी तरह से जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उस पर उसके निगेटिव में है। पहले देख लेते हैं राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है। उन्होंने ये बयान दिया है कि मैं नतीजों से निराश नहीं हूं। ये उन्होंने पार्टी सांसदों से कहा है कि मैं नतीजों से निराश नहीं हूं। तो एक ऑप्टिमिज्म दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है और राहुल गांधी भी उस उम्मीद पर कायम है। अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और अरुण सिंह जी आपका भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि किस तरह का ऑलराउंड परफॉर्मेंस है। गुजरात में वोटों का पोलराइजेशन हुआ है। आधार क्या है? मुस्लिम बहुल सीटें, जिसमें से 20 में से 11 बीजेपी को मिली है और 9 कांग्रेस को। तो ये साफ दिखता है कि गुजराती बहुल क्षेत्रों में भी मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दिया है। जीएसटी में लोगों की नाराजगी नहीं है। आधार है इसका शहरी सीटें 55%, बीजेपी को 47 मिली है और कांग्रेस को मात्र 8 मिली है। नाराज किसान कांग्रेस के साथ हैं। आधार है ग्रामीण सीटें जो 127 है, बीजेपी को 63 मिली है, कांग्रेस को 62 मिली है और अन्य को 2 मिली है। पटेल पूरी तरह से हार्दिक के साथ नहीं है। आधार है पटेल सीटें जो 25 है, बीजेपी को 12 मिली है, कांग्रेस को 12 मिली है और अन्य को 1 मिली है। आदिवासी सीटों पर कांग्रेस का असर बरकरार नहीं, ये है। आधार ये है कि एसटी सीटें 27, बीजेपी को 12 मिली है और कांग्रेस को 15 मिली। माफ कीजिएगा, आदिवासी सीटों पर कांग्रेस का जो असर है वो बरकरार है और इसीलिए बीजेपी को 12 मिली है और कांग्रेस को 15। पहले दौर के मतदाता में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है पहले दौर में। फिर उसके बाद मणिशंकर अय्यर आ गए, फिर उसके साथ कपिल सिब्बल आ गए, फिर सब आ गए। आपको पता है, मैं याद नहीं दिलाता हूं आपको। लेकिन दूसरे दौर में जिन सीटों पर मतदान हुआ वहां कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इसका कारण अय्यर का बयान और कपिल सिब्बल का अयोध्या मामले पर स्टैंड है। आधार केवल अच्छा रीजन में, केवल कच्छ रीजन में बीजेपी से कांग्रेस आगे है। कच्छ में 54 सीटें हैं, बीजेपी को 24 और कांग्रेस को 30 सीटें मिली है। अरुण सिंह जी, ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि 5 जो गुजरात इलेक्शन के मेन पॉइंट्स पे थे उसमें कांग्रेस पूरी तरह से, या ये कहें कि थोड़ी बहुत सफल हुई है जहां पे उन्होंने आदिवासियों को रिटेन किया है, लेकिन नए वोट जोड़ने में अपने साथ नाकाम रही है। नहीं, देखिए दीपक जी, आपने बहुत बढ़िया एनालिसिस किया तथ्यों के आधार पे। और आप देखें कि सूरत का बेल्ट, वहां का चुनाव पहले फेज में ही था और सूरत में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत हुई है। इसका मतलब वहां लोग खुश थे। होता क्या है कि जब आप पूरे चुनाव लड़ते हैं तो पिछली बार कुछ विधायक की एंटी इनकम्बेंसी होती है, कुछ विधायक सिटिंग विधायक हारते हैं, कुछ नए जीतते हैं। यह तो चुनाव का गणित चलता रहता है। इसलिए जहां पहले कुछ जीते होंगे वो हारे होंगे, जहां नए कैंडिडेट होंगे जीते होंगे। इसका बैठ के एक हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। अभी तो सीट बाय सीट हमने एनालिसिस नहीं किया, लेकिन इतना जरूर है कि यह पहली बार गुजरात में ऐसा हुआ जब कांग्रेस ने अपनी पूरी कैंपेन आउटसोर्स किया। यह पहली बार ऐसा हुआ कि जब गुजरात में कांग्रेस ने बिल्कुल जातिगत राजनीति का एक संघर्ष किया, आपस में लड़ाए एक दूसरे से। नहीं तो विकास जो है वो चाहे पटेल हो चाहे किसी समुदाय के लोग, अगर 10% जीडीपी है, अगर वहाँ शिक्षा का व्यवस्था अच्छा है, 24 घंटे बिजली आते, हेल्थ कार्ड सुविधा दी है, तो सबको तो मिल रही है, हर वर्ग को मिल रहा है। ठीक है, हमें जवाब दीजिए जल्दी से। आपस में कास्ट टू कास्ट जी। देखिए अरुण सिंह जी, ये जो आपने कहा जातिवादी, क्या पटेल समुदाय पर अत्याचार कांग्रेस पार्टी ने किया जिससे हार्दिक पटेल का आंदोलन खड़ा हुआ? क्या जिग्नेश मेवानी के दलितों पर अत्याचार कांग्रेस पार्टी ने किया? क्या अल्पेश ठाकुर ने जो मुद्दा उठाया था कि अवैध शराब का कारोबार इतना फल फूल गया है कि जो लगता ही नहीं कि शराब बंदी, और ये अहमदाबाद हाईकोर्ट ने भी अप्रैल 17 को अपने निर्णय में यही बात कही। तो ये जो बिखराव है इसकी कारक कांग्रेस नहीं है, एक बात समझ लीजिए। और जिस ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं, आपने बिजली की, शिक्षा की बात की, यही तो हमने सत्य रखा, उस पर आपने प्रत्युत्तर भी नहीं दिया। गुजरात पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 3200 मेगावाट खुद का प्रोडक्शन है, उसका प्लांट लोड फैक्टर 38% पर है। 62,000 करोड़ की बिजली आपने खरीदी 23-24 रुपए यूनिट में, जिसके कारण नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ी। चलिए, मैं तो ये हमारा नहीं है, ये
मैं आपके पास आऊंगा अरुण सिंह जी, वापस लौटूंगा। सिर्फ एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और अरुण सिंह जी और अभय जी से बातचीत जारी रहेगी। और अभी आपका सवाल भी बाकी अंबिकानंद साय जी, जो आपने अरुण सिंह से पूछा था, मुझे याद है, लेकिन बहस कुछ मुड़ गई और नए गेस्ट जुड़ गए। फिलहाल एक ब्रेक। फिर मोदी मैजिक चल गया। गुजरात और हिमाचल दोनों में मोदी मैजिक चला और गुजरात में भी आसानी से और हिमाचल में भी आसानी से सरकार बना रही है भारतीय जनता पार्टी। गुजरात उसके लिए मुश्किल था, मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि 22 साल से बीजेपी की सरकार थी 1995 से, और 1995 से जो सरकार थी उसके बाद जीत पाना एक बड़ी टेढ़ी खीर होता है, क्योंकि 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी कम नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने जीत दर्ज की है और बीजेपी दफ्तर में अब एक तरह से रंग और गुलाल चलने शुरू हो चुके हैं। मेरे ख्याल से ये अहमदाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर तैयारी पहले से की गई थी, ढोल नगाड़े आ चुके हैं। अरुण सिंह जी, इससे पहले अभय दुबे ने कई सारी बातें कही, क्या आप उनके लॉजिक को काउंटर करना चाहेंगे? अरुण सिंह जी भी नहीं है हमारे साथ, अंबिकानंद जी और स्मिता हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ अजय उपाध्याय भी जुड़े हैं और प्रदीप सिंह जी भी जुड़ने वाले हैं। अंबिकानंद जी, हम एक नेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। क्या राहुल गांधी को अब आज वो गाना सुनने की जरूरत है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती? बहुत सटीक गाना है दीपक जी, और जो अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कुछ नमूना पेश किया है, तो वो एक डिटरमिन्ड सोल लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी तक नहीं लगते थे ना, अभी तक नहीं लगते थे। लेकिन गुजरात में आपने इतने बड़े बड़े दिग्गज कैंपेनर्स को इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी देखा। मेरे नजरों में तो जो छवि राहुल गांधी की उभरती है वो ये है कि आक्रामकता के साथ जेंटलमैनलीनेस उन्होंने नहीं छोड़ा। ये एक छवि उभर के उनकी आई है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए इनकी ताकत गुजरात में बढ़ी है और भारतीय जनता पार्टी की घटी हुई नजर आती है। तो मेरे ख्याल में संतोष का एक बड़ा कारण होगा। आप बार बार नेशनल परिवेश में पूछ रहे हैं, मैं एक ही तथ्य पेश करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जहां ये छवि बनी कि इलेक्शन स्वीप कर गए, 325 सीटें आ गई और बड़ा भारी हिंदू लहर फैल गया, सच्चाई ये है कि अगर मायावती जी अखिलेश के गठबंधन के साथ होती तो इन लोगों को 319 सीट मिलता उत्तर प्रदेश में। जो नहीं हुआ उसकी बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आज बताना इसलिए जरूरी है कि वो 2019 की आप बात कर रहे हैं, उसकी तैयारी जो नए स्वरूप में महागठबंधन का निर्माण, उनको मिलने की वजह हो सकता है इनको 340 मिलती, इसकी गारंटी क्या है? नहीं गारंटी, ये तो वो मतों को मतों को प्रदीप भाई, ऐसा मतों को अगर आप जोड़ दीजिए, तेल हुआ ना राधा ना, नहीं ठीक है। लेकिन आज मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जब वहां ताकत बढ़ी है कांग्रेस पार्टी की, आप 2 मिनट के लिए फर्ज करिए आज अगर बुरी तरह हार जाती भारतीय जनता पार्टी गुजरात में, तो क्या स्थिति होती नेशनल? लेकिन अब विपक्ष, मैं नहीं समझता हूं कि बहुत ज्यादा हतोत्साहित होगा आज के बाद। वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी से हाथ मिलाएगा। तो कब होगा? 6ठी बार जीत रही है बीजेपी वहां। वो ठीक है, 22 साल से वहां। लेकिन आप ये बताइए, पाटीदार नाराज, किसान नाराज, व्यापारी नाराज, बेरोजगारी वहां, महंगाई वहां, इसके बावजूद अगर इस नाराजगी को भी आपके नेता गैल्वनाइज नहीं कर सकते, इससे बढ़िया कांग्रेस के लिए स्थिति हो ही नहीं सकती थी। नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन जो है, जीएसटी से जुड़ी तमाम जो पेचीदगियां और परेशानियां, उस पर से किसानों में अनरेस्ट, पाटीदार समाज जो गुजरात के समाज सोसाइटी का एक बहुत अहम और प्रभावी समाज है, उसके अंदर बेचैनी, उसके अलावा युवाओं में एक तरह का एक नई राजनीति की एक ललक, इन 7-8 जो बिल्कुल कठिन चुनौतियां हैं, इन सब चुनौतियों के बाद भी और धुआंधार प्रचार, अगर नवसर्जन यात्रा से लेकर और वोटिंग तक हम काउंट करें तो राहुल गांधी ने बहुत ही जबरदस्त प्रचार हर दिन वहां पे किया है। अच्छा, इस सब के बाद अगर वो ऑपोजिशन को गैल्वनाइज नहीं कर पाए वोट अपने पक्ष में, तो ये फेलियर नहीं तो क्या है? ये फेलवर नहीं तो क्या है? यही सवाल लेके मैं अभय दुबे के पास चलूंगा। अभय दुबे जी,
इतने सारे पॉजिटिव फैक्टर होने के बाद भी मेरे साथ गौरव भाटिया भी जुड़ गए हैं जो अभय दुबे जी की बात को सुनेंगे और उस पर अगर चाहेंगे तो रिएक्ट करेंगे। अभय दुबे जी, मुझे बताइए, इतने सारे फैक्टर जो स्मिता ने बताए उसके बाद भी अगर आप नहीं जीते तो ये आपकी बहुत बड़ी हार नहीं है? देखिए, हमने तो स्वीकार किया जनता जनार्दन का जो आदेश है और आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन हम करेंगे, मगर ये जितनी कमियां बताई है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। बुनियादी रूप से अगर नरेंद्र मोदी जी पर ये वोटिंग है तो ये जितने सारे फैक्टर्स की बात की है, किसानों के अनरेस्ट की, आदिवासी के अनरेस्ट की, पाटीदार समाज के प्रति अनास्था की, दलित समाज के प्रति प्रताड़ना की, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को इसका मूल्यांकन करना है। और बुनियादी रूप से ये पूरा स्वरूप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी है दीपक जी। जो नीतियां भारत मोदी सरकार की है वो हैंडफुल ऑफ पीपल के लिए, मुट्ठी भर लोगों के लिए, यही तो राहुल जी कह रहे हैं। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री इसी बात का जवाब गौरव भाटिया से लेता हूं। अभय, इसी बात का जवाब गौरव भाटिया से लेता हूं। गौरव जी, क्या ये हैंडफुल ऑफ नीतियां जो बता रहे हैं वो एक ही तबके के लिए है? ये आरोप अभय दुबे का या कांग्रेस का सही है? देखिए, हम तो बहुत इसे खुशी की बात मानते हैं कि आज पूरी चर्चा इस बात पे हो रही है कि मार्जिन कितना है सीट का, और 22 साल के सुशासन के बाद भारतीय जनता पार्टी गुजरात में फिर से सरकार बनाती है। इसका श्रेय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो विकास की सोच है, जो विजन उनका है गुजरात के लिए, भारत के लिए, उसको जाता है, श्री अमित शाह जी को जाता है। और चिंता की बात आज कांग्रेस के लिए होनी चाहिए कि अभी उनके युवराज महाराज बने और 2 प्रदेशों में फिर से चुनाव हार गई है कांग्रेस, लेकिन फिर भी वो हम पे चर्चा करना चाहते हैं। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आज विकास की जीत वंशवाद पे हुई है, आज जीत हुई है जो सबको साथ में लेके क्षमता है चलने की भारतीय जनता पार्टी की, वो तुष्टीकरण की कांग्रेस की राजनीति पे। और आगे भी आप देखिएगा कि प्रदेश दर प्रदेश जो हमारा लक्ष्य है कि भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी 19 प्रदेशों में सरकार बना चुका है और केवल 4 प्रदेशों में सिमट के आज तुष्टीकरण की जो राजनीति है, वंशवाद है कांग्रेस का, वो रह गया है। ठीक है गौरव जी, हम आगे आएंगे, इस बहस को जारी रखेंगे। प्रदीप सिंह भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, स्मिता भी जुड़ी हुई है, बहस हमारी जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिमाचल में एक बार फिर मोदी मैजिक चला है और गुजरात के अंदर भी सरकार बनाने में कामयाब रही है 22 साल के शासन के बावजूद, और हिमाचल में भी कामयाब रही है। हिमाचल में उससे 44 सीटें मिली हैं 68 में से, और भारतीय जनता पार्टी को 101 सीटें मिली है 182 में से। दोनों क्लियर कट मेजॉरिटी है, दोनों क्लियर कट मेजॉरिटी है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ गौरव हैं, हमारे साथ अभय दुबे हैं जो थोड़ी देर के लिए हट गए हैं, और हमारे साथ अजय उपाध्याय जी हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्मिता हैं और प्रदीप सिंह जी है। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसको आप नेशनल तौर पर कैसे इंटरप्रेट करते हैं? क्या इंपैक्ट देख रहे हैं 2019 के चुनाव पर, या कर्नाटक के चुनाव पर, या बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव पर? निश्चित तौर पे आज का जो जीत है ये प्रधानमंत्री जी के लिए व्यक्तिगत तौर पे बहुत बड़ी जीत है और इसके राष्ट्रीय मायने हैं। 2019 के चुनाव में इसके बड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक इसका असर पड़ेगा आने वाला समय। जहां तक विकासवादी नरेंद्र मोदी जी के बदले भावनात्मक नरेंद्र मोदी जी की एक बड़ी जीत हुई है, जैसा कि आपने एनालिसिस अभी थोड़ी देर पहले दीपक भाई किया था और आपने बताया भी था कि किस तरह फर्स्ट फेज के चुनाव जहां जहां हुए हैं वहां विकास एक मुद्दा था और उस मुद्दे में कहीं न कहीं फाइट बड़ी जबरदस्त थी। लेकिन सेकेंड फेज का जब चुनाव आया है, सेकेंड फेज के चुनाव ने मुद्दे को कहीं न कहीं व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री जी के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण बना दिया और उसमें कई मुद्दे आए। जैसा कि पहला मुद्दा आपने देखा होगा किस तरह गुजरात की बेटा और गुजरात की अस्मिता की बात आई। दूसरा मुद्दा, प्रधानमंत्री जी गुजरात से हैं, इसलिए देश की राजनीति में 2019 की राजनीति में, या मैं मानता हूं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात हारे न, गुजरात की मस्तक पर एक बड़ा सफलता के बीज वो है। उस खेमे में जब और रणनीति आई कांग्रेस की तो भाजपा उसमें माहिर थी और उसको उससे निश्चित तौर पर उसकी क्रेडेंशियलिटी पुरानी रही, पुरानी विश्वसनीयता जो है वो काम आया। जहां तक जनउधारी राजनीति करने के प्रयास कांग्रेस ने किए उस पर भाजपा भारी पड़ी और भाजपा को इसका कहीं न कहीं फायदा निश्चित तौर पर दिख रहा है इस चुनाव में। स्मिता, आप गर्दन हिला रही थी जब अजय उपाध्याय जी बोल रहे थे।
आपको क्या लगता है किसकी जीत? नहीं, दो तीन मुद्दे, मैं इनकी किसी बात को चैलेंज या काउंटर नहीं कर रही हूं, मगर उसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए, पहला तो ये जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में वोटिंग ट्रेंड के अंतर का हम विश्लेषण कर रहे हैं, दरअसल दीपक जी मुझे लगता है थोड़ा और इंतजार करना चाहिए और डाटा नीचे स्तर तक आ जाए। अभी ये पूरी तरह कन्विंसिंग इसलिए नहीं है क्योंकि जिस तरह से नॉर्थ गुजरात में कुछ इलाके हैं जो पाटीदारों के बहुत गढ़ हैं, उसी तरह से दक्षिण और सौराष्ट्र में भी हैं। अगर आप उस ट्रेंड को देखें कि पाटीदारों की नाराजगी को, तो ये ठीक है कि कुछ इलाके में जैसे अमरेली है, अमरेली में कांग्रेस को काफी बढ़त मिली है, लेकिन वहीं राजकोट और सूरत में क्यों नहीं मिली है? तो इसीलिए शहरी क्षेत्र है, वो सिर्फ एक ही ट्रेंड शहरी क्षेत्र है। और दूसरा जो जीएसटी, राजकोट में पिछली बार से बेहतर किया। जी हाँ, राजकोट कांग्रेस का अच्छा केंद्र था, कहा जा रहा था कि हार जाएंगे। हाँ, वहां के सीएम है। राजकोट कांग्रेस का बहुत मजबूत एक शहरी में भी उसका माना जाता था। पहली बात। दूसरी बात, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी को अगर आप नीतिगत वो देखें, भावनात्मक उस पर मैं बाद में आऊंगी, नीतिगत ट्रेंड में जो वोटिंग होती है, ये हमको नहीं भूलना चाहिए दीपक जी कि भारत का इंडस्ट्रियलाइज्ड एक केंद्र औद्योगिकरण का और व्यापार का, ट्रेडिंग का, ये दोनों केंद्र जो हैं ये गुजरात रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा बहस कंप्लीट करने के लिए, लेकिन गौरव भाटिया जी के पास जाना है। गौरव भाटिया जी, आपके लिए जीत का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? क्योंकि जितने भी विशेषज्ञ हैं सबका अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, सबका अलग अलग एंगल है। मैं समझता हूं जीत का सबसे बड़ा फैक्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास गुजरात में किया है, जो गुजरात मॉडल आज विश्व में जिसकी चर्चा हो रही है, और जनता का हमने फिर से विश्वास जीता है, ये स्पष्ट हो गया है। और सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं कि कांग्रेस के सारे बहाने चुनाव के नतीजे नहीं आए थे और वो बोल रहे थे कि ईवीएम में घपला हो गया, इलेक्शन कमीशन जो है वो बेईमान है। आज मैं समझता हूं लोकतंत्र की जीत हुई है, गुजरात की जनता और हिमाचल की जनता की भी जीत हुई है, जिन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि तुष्टीकरण की राजनीति, वंशवाद, इसकी कोई जगह भारत में नहीं है। और कोई अगर अच्छी सरकार दे सकता है, सुशासन दे सकता है, तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी। बिल्कुल, आपने क्लियर कट क्रेडिट दिया। भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, वही तीनों सिक्के के दोनों पहलू हमको देखने को मिले कि कार्यकर्ता भी इंपॉर्टेंट है और नेता और ऑर्गेनाइजर भी इंपॉर्टेंट है। ये एक चुनाव के जीत का एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। प्रदीप सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप मुझे बताइए कि आपको इन ट्रेंड्स को देखकर क्या लगता है? क्या 2019 का रास्ता बीजेपी के लिए साफ है या 2018 में जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में चुनाव होने हैं? देखिए, एक बात तो यह है कि इस जीत का मेरी नजर में अगर सिर्फ एक कारण बताना हो तो वो कि नरेंद्र मोदी पर भरोसा कायम है, वो भरोसा डिगा नहीं है। गुजरात में अगर बीजेपी जीती है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें तो गुजरात का चुनाव, विधानसभा चुनाव, एक तरह से बीजेपी के लिए गुजरात में कम से कम चेतावनी है कि सुधर जाइए। लोगों ने एक और मौका दिया। देखिए, किसान नाराज, पाटीदार नाराज, व्यापारी नाराज, और एक चर्चा जो चुनाव के दौरान सुनने को मिली कि अहंकार आ गया है बीजेपी में। उससे ये चुनाव अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो संगठन का कौशल है वो दोनों ना होते तो बीजेपी हार जाती निश्चित रूप से। तो उसका असर जो है अब ये जो गुजरात में जीते हैं, जो सबसे मुश्किल लड़ाई थी, मेरा मानना है कि 2014 के बाद बीजेपी के लिए सबसे कठिन लड़ाई यहां थी, क्योंकि ये गोवा के बाद दूसरा राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में थी, और बाकी जगह जो बीजेपी जीती है वहां उसको एंटी इनकम्बेंसी का लाभ था। यहां एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान था, और वो भी 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी। और विपक्ष की दृष्टि से कांग्रेस के लिए इससे बेहतर माहौल हो ही नहीं सकता था, सब कुछ उसके पक्ष में था। फिर भी कांग्रेस नहीं जीती, तो ये बहुत ज्यादा डिमोरलाइज करेगा अपोजिशन को कि ये जो आरोप की तरह विपक्ष के लोग बोलते हैं कि भाजपा को एक चुनाव जीतने की मशीन बना दिया है, लेकिन आप रिजल्ट देखिए, जीत रही है पार्टी, तो किसको एतराज हो सकता है? बिल्कुल। तो नरेंद्र मोदी पर भरोसा बना हुआ है और लोग उनको और मौका देने के लिए तैयार हैं। ये गुजरात चुनाव का नतीजा बताता है। अंबिकानंद शाह जी एग्री करते हैं प्रदीप जी से? बाय एंड लार्ज एग्री करते हैं, और क्रेडिट भी इसकी सिर्फ और सिर्फ हम तो नरेंद्र मोदी को देते हैं।
उनकी व्यक्तित्व को 2 मिनट के लिए अलग रखिए, भारतीय जनता पार्टी हार जाती। अच्छा, अब जिम्मेदारी की बात आती है कि इतने इतने वर्ग नाराज थे, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी हालांकि अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई लेकिन जीत नहीं पाई। ये एक सुनहरा अवसर था। यहां भी मैं प्रदीप जी से पूरी तरह अग्री करता हूं। जहां डिसएग्री करता हूं कि इसके कारण अब जो राष्ट्रीय राजनीति में देखने को मिलेगा उसमें क्या क्या हो सकते हैं, वहां थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। मैं एग्री करता हूं आपकी बात से, लेकिन स्मिता मुझे बात बताइए, अगर 22 साल से विकास था, अगर इतने बड़े बड़े फैक्टर थे, जीएसटी, नोटबंदी और बाकी सब चीजें, अगर किसी समुदाय के अंदर रिजनमेंट थे, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वो जिग्नेश मेवाणी हो, चाहे वो हार्दिक पटेल हो, तो फिर किस बात का डेवलपमेंट? आप समावेशी विकास नहीं कर पाए, ये भी तो सवाल उठता है। जी हाँ, मुझे लगता है कि कोई भी सरकार जब एक नीति लेकर चलती है तो आपको तो पता है कि भारत का समाज बहुत ही कॉम्प्लेक्स समाज है, किसी भी प्रदेश का हो, गुजरात से लेकर के आप किसी भी कोने में देश के चले जाइए। तो इसमें हमें जिस बात पर, मुझे जो एक निचोड़ इस पूरे रिजल्ट का अभी तक का समझ में आता है दीपक जी, जब डाटा आएगा तो और विस्तार से समझ में आएगा। मुझे अभी तक ये लगता है कि ठीक है, चूंकि 22 साल से इनका शासन चलता आ रहा है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो समय समय पर रह रहकर छोटी छोटी शिकायतें अलग अलग समाज को अपने हितों को देखकर होती रहती हैं। और राजनीतिक रूप से ऐसे लोग भी होते हैं जो इस तरह के एस्पिरेशंस या भावनाओं को और उछालने का काम भी करते हैं कि भाई देखो फलाना समाज वर्सेस फलाना समाज का एक जो नैरेटिव तैयार किया जाता है, जैसा कि पाटीदारों के केस में देखने को मिला। मुझे लगता है कि इन सब को देखने के बावजूद भी शायद, क्योंकि गुजरात में बिजली की स्थिति भारत के कई ज्यादातर अन्य राज्यों से बेहतर है, शायद इसलिए कि वहां अगर आप विकास के मॉडल को देखें तो कम से कम दूसरे बहुत से राज्यों के मुकाबले सड़क और इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन वगैरह जो है बहुत आगे है। हम सब वहां ट्रैवल कर चुके हैं, आप भी समझते हैं। और एक चीज जो प्रकृति ने गुजरात को मुश्किल में डाली थी, पानी की कमी, अब वो पानी को भी वहां पहुंचाने का काम किया गया है। बहुत ही एक राजनीतिक संघर्ष के बाद नरेंद्र मोदी ने वो पानी पहुंचाया है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इन सब को देखने के बाद भले ही छोटे छोटे बिंदुओं पे शिकायत रही हो, लेकिन ओवरऑल जैसा प्रदीप सर ने अभी बताया कि वहां के मतदाता को अभी भी वो भरोसा किसी ऑल्टरनेटिव ताकत पर नहीं बन पाया है जो अभी तक नरेंद्र मोदी के पहले वो मुख्यमंत्री थे, अब मुख्यमंत्री न हो पर उन्हें भरोसा है कि कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, मोदी जी का शासन उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, एक वाक्य सुनने को मिलता था जब कि तक मोटा नहीं भाई दिखेगा, ठीक कर देगा, मोटा भाई ठीक कर देगा। ये जो भरोसा है ना, देखिए विकास की जहां तक बात है, ये बात सही है कि बहुत से मानकों पर बहुत पीछे है, लेकिन गुजरात में बीजेपी ने विकास का एक अपना नया मानक तैयार किया है, उससे फिसलती हुई नजर आती है। दूसरे राज्यों से फर्क आपको निश्चित रूप से दिखाई देगा, लेकिन गुजरात से ही गुजरात की तुलना करेंगे तो उसमें कमी दिखेगी। एक सबसे बड़ी बात इस पे रोशनी डाल पाए, अगर कांग्रेस एक ऑल्टरनेटिव लेकर आती, मैं दोनों को रोकूंगा। तो शायद संबित पात्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। संबित पात्रा जी, बहस का मुद्दा इस वक्त ये है कि आप जीते, इसके लिए तो आपको हार्दिक बधाई हो, आपने बड़ी मेहनत की थी, आप इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूमे ही जा रहे थे। बधाई हार्दिक पटेल वाली नहीं, मैं हार्दिक पटेल वाली बधाई नहीं दे रहा हूं। मैंने अभी अनिल से अरुण सिंह वाले उस मामले में भी साफ किया कि मैं हार्दिक बधाई हार्दिक पटेल वाली नहीं दे रहा हूं, क्योंकि हार्दिक पटेल तो अभी कहीं गायब हो गए हैं। उन्होंने कहा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन वो सामने नहीं आए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर वहां पर समावेशी विकास था तो पटेल क्यों नाराज हुआ, पाटीदार आंदोलन क्यों हुआ, ओबीसी क्यों नाराज हुआ, अल्पेश ठाकुर कैसे नेता बने ठाकुर, और दलित क्यों नाराज हुआ, जिग्नेश कैसे नेता बने? देखिए दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बधाई दी। और मैंने शुरू से ही कहा था कि हार्दिक चाहे किसी तरफ भी क्यों ना हो, हार्दिक बधाई 18 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा, और आज आपने हार्दिक बधाई हमें दी है। देखिए दीपक जी, आज की जो चुनाव के नतीजे आए हैं हिमाचल और गुजरात में, ये मुख्यतः दो बातें बताती है। जो पहली बात ये चुनाव बताती है कि विकास की जो बयार है, विकास की जो लड़ाई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी निरंतर जीतते जा रही है। और दूसरी बड़ी बात
कि कांग्रेस जो बरगलाने की राजनीति कर रही है उसमें कांग्रेस हारती जा रही है। गुजरात में आपने कहा कि कहीं समावेशी राजनीति में किसी प्रकार का कोई कमी तो नहीं छोड़ दिया था भारतीय जनता पार्टी में, मैं इसे नहीं मानता हूं। दीपक जी, आप देश के सबसे जाने माने जर्नलिस्टों में से एक है, आपका बहुत बड़ा अनुभव हिंदुस्तान के राजनीतिक पटल पे रहा है। आप जानते और मेरी इस बात से सहमत भी होंगे दीपक भाई कि 22-23 वर्षों तक लगातार अफसोस कि संबित पात्रा से मेरा संपर्क टूट गया है। सब लोग उनको सुनना चाहते हैं, मैं भी उनको सुनना चाहता था और 2-3 सवाल और थे, लेकिन इस बीच हमारे साथ विपिन परमार जुड़ गए हैं। विपिन परमार हमीरपुर से जुड़े हैं और जो कुछ हुआ है प्रेम कुमार धूमल के साथ वही जानने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ प्रेम कुमार धूमल के साथ, कहां कैलकुलेशन गड़बड़ाया विपिन? तस्वीरों के माध्यम से दीपक जी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये परिधि गृह है सर्किट हाउस हमीरपुर का, जहां पर 9:30 बजे सुबह आज प्रेम कुमार धूमल को यहां पर पहुंचना था। यहां पर एलईडी लगाई गई थी, बकायदा पूरा इंतजाम किए गए थे कि कहां पर जो है वो बैठेंगे और किस तरह से ये पूरा का पूरी जो मतगणना होगी उसको दिखाया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं मायूस चेहरे यहां पर देखे जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जीत जरूर हिमाचल प्रदेश में हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम कैंडिडेट, सीएम प्रत्याशी जो थे प्रेम कुमार धूमल, वो अभी ट्रेल कर रहे हैं। 3100 वोट से वो पीछे हैं राजेंद्र राणा सुजानपुर सीट से। और अब कहीं ना कहीं यहां पर जो कार्यकर्ता मौजूद थे, उत्साह लगातार बरकरार बना हुआ था। जब वो लीड, एक समय आया था कि उनके द्वारा 300 वोट की लीड ली गई थी, लेकिन वो लगातार उसके बाद पिछड़ते गए और अब जो है वो 3100 वोट की जो पिछड़ा हुआ जो आंकड़ा है वो अभी तक बरकरार बना हुआ है। फिलहाल लंच ब्रेक है तो 1 घंटे के बाद फिर से जो है मतगणना शुरू होगी, लेकिन फिलहाल की बात यही है कि कार्यकर्ताओं का यह कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित होगी, प्रेम कुमार धूमल की जीत निश्चित होगी। लेकिन यहां पर वो आंकड़ा जो है वो पूरी तरह से, वो जो गणित था वो पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है और प्रेम कुमार धूमल जो है वो अभी भी ट्रेल कर रहे हैं। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता यहां पर जो सीएम कैंडिडेट का वेट कर रहे थे वो लगातार यहां पर मायूस बैठे हुए हैं। किसी भी तरह का कोई सेलिब्रेशन यहां पर नहीं किया गया। ठीक है समित, मैं जानना चाहूंगा कि एक बार पहले भी हुआ है, आपने नारा दिया था खंडूरी है जरूरी और खंडूरी साहब हार गए थे, कम वोटों से हारे थे, लेकिन इस बार प्रेम कुमार धूमल जी हारते दिखाई दे रहे हैं जो आपके मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट थे। ऐसा क्यों, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ? देखिए, इस पर मैं अभी फिलहाल टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। जैसे कि अभी आपके खुद के रिपोर्टर ने बताया कि अभी लंच ब्रेक हुआ है, लंच ब्रेक के पश्चात पुनः मतगणना कंटिन्यू करेगी। तो मुझे लगता है जब तक पूरा मतगणना नहीं हो जाता है, मैं यहां पर अगर किसी प्रकार का एक गेस वर्क करूं ये उचित नहीं होगा। इंतजार करना चाहिए, धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए। सरकार हिमाचल प्रदेश में हमारी बन रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब मतगणना आगे आरंभ होगी तो जरूर प्रेम कुमार धूमल आगे होंगे और जीत भी हासिल करेंगे। बहरहाल, मैं जब इससे पहले विषय रख रहा था, कनेक्टिविटी कट गई थी, मैं अपने उस विषय को कंप्लीट कर देता हूं। बिल्कुल दीपक जी, आप इससे सहमत होंगे कि 22-23 वर्षों तक लगातार सरकार बनाए रखना गुजरात में, और जो एंटी इनकम्बेंसी का एलिगेशन हमारे विपक्षियों ने हम पर लगाया था, उसके बावजूद 6th टर्म में भी, 6th टर्म में भी वहां सरकार बनाना जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये अपने आप में कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। अगर हिंदुस्तान के इतिहास में देखा जाए, राजनीतिक इतिहास में, तो ऐसे बहुत कम आपको चांसेस मिलेंगे, ऐसे बहुत कम सर्कमस्टांसेस मिलेंगे जहां 6th टाइम कोई सरकार रिपीट हो रही हो। तो मुझे लगता है ये विकास का ही कारण है, ये समावेश का ही कारण है, सभी को एक लेकर एक साथ आगे बढ़ने का कारण है जो जीत हुई है। एक इंटरेस्टिंग चीज जो हुआ है वो सूरत में हुआ है। 12 के 12 सूरत शहरी क्षेत्र के सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए हासिल किया है, वहां जीत हासिल की है। देखिए, जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन को लेकर ट्रेडर हब माने जाने वाला सूरत के लिए एक तरह से जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन का रेफरेंडम माना गया था। तो मुझे लगता है आज ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं, ये जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन पर रेफरेंडम और भविष्य की भारत की राजनीति रिफॉर्म बेस्ड हो, ये रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के आधार पर भारत आगे बढ़े, इस पर मोहर लगा है। ये गब्बर सिंह टैक्स वर्सेस गुड एंड सिंपल टैक्स की लड़ाई थी, जिसमें गब्बर सिंह हार गया और गुड एंड सिंपल टैक्स, और आज मैं कह सकता हूं गुड एंड सिंपल ठाकुर जीत गया है, क्योंकि कहीं न गुड एंड सिंपल ठाकुर ने गब्बर सिंह को आज भगा दिया है, और ये हिंदुस्तान की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। नहीं, वो जय और वीरू ने भगाया था संबित। तो यहां पर जय और वीरू कौन है? जय और वीरू तो हमारे, जय और वीरू तो ये हमारे कार्यकर्ता है, ये हमारे नेतृत्व का, मोदी जी का रिफॉर्मिस्ट एजेंडा है। उस रिफॉर्मिस्ट एजेंडे ने आज नॉन रिफॉर्म को और रेटोरिक्स को हराने का काम किया है। ये भविष्य के
की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से मिडिवल इंडिया की तरफ बढ़ने की कोशिश हो रही थी, आप देखिए कि जीएसटी हटा दो, डिमोनेटाइजेशन अच्छी बात नहीं है, काले धन के खिलाफ लड़ाई नहीं होना चाहिए था, ये सब एक मिडिवल हिस्ट्री की तरफ बढ़ने की बात हो रही थी। आज भविष्य की ओर भारत बढ़ रहा है। आपके चैनल ने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी कि ग्लोबल टाइम्स में छपा था कि चीन और बाकी देश भी चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की जीत गुजरात में हो, ताकि जो रिफॉर्म का पहिया चल पड़ा था भारत में, उसमें किसी प्रकार का ब्रेक न लगे, ताकि भारत निवेश के दृष्टिकोण से भी आगे बढ़े और पूरे विश्व में एक स्ट्रांग अर्थतंत्र के रूप में स्थापित हो। मुझे लगता है इन दोनों चुनाव के जो नतीजे आए हैं उससे स्थापित होता है। लेकिन ये अजीब बात है संबित जी, इस पर मैं आपकी खिंचाई कर सकता हूं। पाकिस्तान घुसे तो दिक्कत, चीन अगर भारत के चुनाव में घुस जाए तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, चीन भी घुसे तो दिक्कत है। आप याद करिए कि जब डोकलाम का इश्यू आया था तो आदरणीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से या विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी से किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं मांगकर डायरेक्टली चोरी छुपे जाके चाइना के ऑनवॉय से मिलकर आए थे। जब हमने सवाल उठाया चैनलों में फोटो आने के पश्चात तो राहुल गांधी जी ने उसे नकार दिया था सीधे से कि नहीं, कोई मुलाकात नहीं हुई थी। बाद में जब ज्यादा तस्वीरें सामने आई और क्या क्या खाना खाया था, क्या क्या डिस्कशंस हुई थी, वो सारी बातें सामने आने लगी मीडिया के माध्यम से, तब कांग्रेस ने स्वीकार किया कि हाँ मीटिंग हुई थी। तो स्वाभाविक है उस समय भी हमने टिप्पणी की थी और सुषमा जी ने तो पार्लियामेंट के फ्लोर में टिप्पणी की थी कि इस प्रकार चाइनीज ऑनवॉय से मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी। तो पाकिस्तान हो या चाइना, जो विषय देश के हित के नहीं हो उन पर तो हम खुल के बोलेंगे। चलिए ठीक है संबित जी, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि शाम को भी आप एक बार हमारे साथ जुड़ेंगे और उस पर हम कांग्रेस के किसी बड़े नेता को लाकर आपके साथ एक बहस कर सके जिसको हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देख सके और देख सके कि 2019 की तस्वीर कैसी रहने वाली है। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद हमारा पैनल यहां पर बना हुआ है और उनसे बहस